हेलो स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का जो हमारा एसएसटी का चैप्टर चल रहा है इकोनॉमिक्स का उसके अंदर बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमारा 10th जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर्स आते हैं, खर्चे आते हैं, तो उस टोटल जो खर्चा आता है उसको कहते हैं कॉस्ट। इसके अंदर एग्जांपल भी दी गई है कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टिल देयर सेल ऑफ प्रोडक्शन हैज़ टू मेक मैनी एक्सपेंडिचर लाइक परचेजिंग रॉ मटेरियल, पेमेंट टू द लेबरर्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक्सेट्रा। इट मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को बनने के लिए उसके अंदर जो टोटल खर्चे आ जाते हैं, टोटल हमारा जो रुपीज़ स्पेंड होता है वो टोटल उसका क्या आ जाता है? कॉस्ट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वो पैसा होता है, वो मनी होती है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो उसके ऊपर वर्क करने वाला है जो उसको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री के अंदर कुछ मज़दूर हैं, जो लेबर है वो लगाई हुई है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जब वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, जो उन मज़दूरों की उन लेबर की जो मेहनत है, यानी जो उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया है, तो वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है, जिसको हम मालिया भी कहते हैं। इट मीन्स जो किसी भी चीज़ के ऊपर बनाने के ऊपर जो लेबर का वर्क होता है तो उसके बदले में उसके ऊपर खर्च होने वाला पैसा है जो, और जो मज़दूरों को दिया जाता है, वो एक तरह का क्या है? रेवेन्यू कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर ये आ जाता है कि किसी भी, क्योंकि जो हमारी वांट्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं, यानी वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं तो वो जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो इन लिमिटेड सोर्सेज के थ्रू हम अनलिमिटेड वांट्स को, अपनी अनलिमिटेड ज़रूरतों को पूरा करने के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को ही क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। इसके अंदर हम एग्जांपल देख सकते हैं कि अ टीचर टीचिंग अ स्कूल, अ डॉक्टर ट्रीटिंग अ पेशेंट, बोथ द डॉक्टर एंड द टीचर आर गेटिंग इनकम फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम। तो एक टीचर है या एक डॉक्टर है तो वो अपनी सर्विस दे रहा है, तो उसके बदले वो क्या है? वो अपनी इनकम हासिल कर रहा है। तो ये क्या है? ये एक्टिविटी आ गई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज विच आर कंसर्न विद कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती है कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है उसके अंदर हम प्रोडक्शन के बारे में रीड आउट करने वाले हैं। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन होते है किसी भी चीज़ को पैदा करना, ठीक है, या वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। वो किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई चीज़ का बनाना हो सकता है, ठीक है। किसी शॉप के ऊपर किसी चीज़ का बनाना, यानी उसका हम प्रोडक्शन को पंजाबी के अंदर कहें या हिंदी के अंदर कहें तो उत्पादन भी कहा जाता है। यानी इट मीन्स किसी चीज़ का बनाना, ठीक है, किसी चीज़ का पैदा करना, उसका इन्वेंट करना, उसको प्रॉपर शेप देना, रॉ मटेरियल से किसी भी रॉ मटेरियल से कोई भी थिंग या कोई भी चीज़ तैयार करना, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन करना। वो एग्रीकल्चर के थ्रू भी हो सकता है, किसी इंडस्ट्री के अंदर भी हो सकता है, किसी शॉप के ऊपर भी हो सकता है, वो कहीं पर भी की जा सकती है, जिसका जैसा वो उसकी फील्ड है। इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे एक टेबल है, चेयर है, सोफ़ा है, तो वो कहीं पर भी हम उसको जहाँ पर अगर उसको तैयार करते हैं वो क्या है? उसकी प्रोडक्शन है, ठीक है। फ्रॉम वुड्स, पॉटर मेक्स यूटेंसिल्स फ्रॉम क्ले, ठीक है। ब्लैक स्मिथ मेक्स एक्वायरमेंट्स फ्रॉम आयरन, स्वीट मेकर्स मेक्स वैरायटीज ऑफ स्वीट्स फ्रॉम मिल्क। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो तैयार हो रही हैं रॉ मटेरियल से। यहाँ पर एक जो स्वीट मेकर्स है यानी हलवाई है, वो कई तरह की जो मिठाइयाँ तैयार करता है मिल्क से। तो मिल्क यहाँ पर रॉ मटेरियल का वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर चेयर, सोफ़ा बनाने के लिए एक कारपेंटर है जो वुड का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। पॉट बनाने के लिए एक क्या है? पॉट बनाने वाला
पॉट मेकर्स क्या है, यूटेंसिल्स क्ले का यूज़ कर रहा है। यहाँ पर क्ले क्या आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, ठीक है। यहाँ पर आयरन क्या है, ब्लैक स्मिथ के लिए रॉ मटेरियल आ गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनकी प्रोडक्शन होती है रॉ मटेरियल से। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो किसी भी प्रोडक्शन के लिए क्या है, ज़रूरी हैं। इसके अंदर आ जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स 4 फैक्टर्स और इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन आर नीडेड। तो ये जो 4 फैक्टर हैं, या हम कह सकते हैं कि 4 चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है। लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल होती है एंड एंटरप्रेन्योर होती है। अब हम इसको आगे एक्सप्लेन इसके अंदर इस हमारे पैराग्राफ के अंदर करेंगे। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि वो अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत होगी, उसके लिए लैंड की। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। लेबर इज़ अ ह्यूमन फैक्टर, लेबर एक ह्यूमन फैक्टर है। कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द आउटकम लैंड एंड लेबर। एंटरप्रेन्योर इज़ अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हु कंबाइंस द अदर 3 फैक्टर्स एंड बियर्स द रिस्क ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसके अंदर बहुत सारी ये 4 की 4 चीज़ें वो क्या है, इफेक्ट करती हैं। तो इसके अंदर देखो, ये पिक्चर्स के अंदर भी शो हो रहा है, ये जो सारा वर्क हो रहा है एग्रीकल्चर के थ्रू हो रहा है। तो एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन हो रही है। जैसे यहाँ पर खेत है, वो खाली हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसकी प्रोडक्शन के लिए उसके ऊपर चावल की जो उसकी जो पनीरी है वो लगाई जा रही है किसानों के थ्रू, लेबर के थ्रू। और उसके बाद जब अनाज पक जाता है उसके बाद कंबाइन से उसकी कटिंग की जा रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो किसान है वो उस फसल को बाज़ार के अंदर बेच रहा है। तो ये क्या है, ये चारों के चारों फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर 4 की 4 शो हो रहे हैं। इसमें देखो 4 के 4 लैंड भी आ गया, लेबर भी आ गई, कैपिटल भी आ गई और एंटरप्रेन्योर भी आ गया, यानी उसके ऊपर वर्क करने वाला भी आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो स्टोरी है एक विलेज की वो स्टार्ट हो रही है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी प्रोडक्शन एंड इट्स फैक्टर्स थ्रू एन इमेजिनरी स्टोरी ऑफ अ कॉमन इंडियन विलेज। तो कॉमन विलेज है इंडिया का कोई भी, तो उसकी स्टोरी ली हुई है। दिस विलेज इज़ सिचुएटेड इन पंजाब एंड इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स बाय ऑल वेदर रोड्स। तो ये जो विलेज है वो दूसरे विलेजेस के साथ रोड्स के साथ जुड़ा हुआ है। और क्या है कि इसके जो पड़ोस वाले विलेजेस हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं। ऑलमोस्ट ऑफ काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रॉलीज, रोड्स विद sugarcane and 2D left over of wheat crop, to buses, cars, motorcycle etc are seen on these roads। तो यहाँ पर जो रोड्स बनी हुई हैं उसके ऊपर बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नज़र आते हैं। जैसे बुलक कार्ट्स हो गए, ट्रैक्टर हो गए, ट्रॉलीज हो गई, ठीक है। शुगर केन और 2D के साथ भरे हुए, 2D कहते हैं जब वीट को अलग कर लिया जाता है उसके बाद जो उसका जैसे हम कहते हैं कि जानवरों को डालने के लिए जो चारा होता है सूखा वाला, वो तूड़ी है, ठीक है। तो उसको हम सड़कों के ऊपर, रोड्स के ऊपर देखते हैं। अराउंड 400 फैमिलीज लिव इन द विलेज। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन द विलेज आर पक्का हाउसेज हैविंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस। तो जो विलेज की हालत है उस विलेज के अंदर 400 फैमिलीज़ रहती हैं और जो विलेज के जो हाउसेज हैं वो पक्के हाउस हैं और वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शंस भी मौजूद हैं। देयर इज़ अ प्राइमरी स्कूल इन द विलेज। तो स्कूल के अंदर प्राइमरी स्कूल भी है, उस विलेज के अंदर प्राइमरी स्कूल भी है। एंड आल्सो अ बिग गवर्नमेंट डिस्पेंसरी विद 1 डॉक्टर। तो उस विलेज के अंदर क्या है, एक अच्छी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी भी है जिसके अंदर डॉक्टर मौजूद है, नर्स भी है एंड अटेंडेंट भी है। इज बीइंग रन इन द विलेज। तो विलेज के अंदर ये सारा कुछ चल रहा है। इन द एडजॉइनिंग विलेज देयर इज़ अ हाई स्कूल एज वेल एज अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो साथ में जुड़े हुए विलेजेस हैं वहाँ पर उनके पास हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये पिक्चर दी हुई है सीन ऑफ अ विलेज के वहाँ पर
क्या क्या है। द स्टोरी ऑफ द विलेज विल टेल अस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ दैट आर कैरिड ऑन द एनी इंडियन विलेज। तो ये स्टोरी हमें इस यहाँ से पता चलता है विलेज की स्टोरी से कि वहाँ पर वो अलग अलग तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेजेस थ्रू आउट इंडिया। तो इंडिया के मैक्सिमम विलेजेस के अंदर क्या है, खेती बाड़ी ही होती है। इट इज़ आल्सो द मेन एक्टिविटी ऑफ द विलेज। 80% ऑफ द वर्किंग पीपल इन द विलेज डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। तो वो अपने आप जीवित रहने के लिए, अपना वर्क करने के लिए वो क्या है, फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड करते हैं 80% पीपल। तो जो विलेजेस के अंदर रहने वाले पीपल हैं वो 80% कौन सा वर्क कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी का ही वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो पिक्चर्स के अंदर दिख रहा है, एक द मेन एक्टिविटी इन विलेजेस जस्ट एज फॉर एनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फॉर फैक्टर्स of production are needed similarly for farming also. How these factors are needed will be studied. अब हम बात कर रहे हैं जो फैक्टर्स हैं लैंड। जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए। द कल्टिवेबल लैंड इज़ द मेन सोर्स ऑफ फार्मिंग प्रोडक्शन एंड इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर। तो क्या है कि खेती के लिए, क्योंकि जो खेती है, खेती बाड़ी है, वो ज़मीन के ऊपर ही होगी, तो उसके लिए सबसे मेन पार्ट, सबसे मेन सोर्स क्या आ जाता है, लैंड ही आ जाता है। तो ये क्या है, नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से हमें ये गिफ्ट मिली हुई होती है। द लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ लिमिटेड। तो हमारे पास जो खेती लायक एरिया है वो एक लिमिटेड एरिया है, फिक्स, बट द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज एवरी ईयर। तो जो एरिया है वो तो फिक्स है, लेकिन जो विलेज की पॉपुलेशन है वो डे बाई डे, ईयर बाई ईयर वो क्या है, बढ़ रही है। द लैंड अंडर कल्टिवेशन कैन नॉट बी एक्सपेंडेड एज द एडजॉइनिंग लैंड बिलोंग्स टू द नेबरिंग विलेजेस। तो उसके क्या है, वो जो खर्चे हैं, जो आसपास के नेबरिंग विलेजेस हैं वो भी क्या है, बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। दो द लैंड इज़ फिक्स्ड, डिफरेंट पैचेस ऑफ लैंड हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फर्टिलिटी। तो उसकी जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। तो हम नेक्स्ट है मेन फीचर्स ऑफ द लैंड। लैंड के फीचर्स क्या हैं, लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सप्लाई ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड, लैंड इज़ फिक्स्ड। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं लैंड के। आगे हम बात करते हैं वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द गिवन पीस ऑफ लैंड, कि एक ज़मीन के टुकड़े के ऊपर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया जाता है। ऑल कल्टिवेबल लैंड इन द विलेज इज़ कल्टिवेटेड, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। द फार्मर्स ऑफ द विलेज आर एबल टू ग्रो 3 क्रॉप्स इन अ ईयर ड्यू टू वेल डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम एंड गुड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो अच्छी सहूलतों की, अच्छी जब अगर उनको किसानों को अच्छी सहूलतें मिलती हैं तो वो एक साल के अंदर 3 फसलें भी ले सकते हैं। आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट इन अप्रैल, फार्मर्स शो मेज और सनफ्लावर दैट इज़ हार्वेस्टेड इन अबाउट 60 डेज। तो किसान क्या करते हैं, जब अप्रैल के अंदर व्हीट की जो फसल है उसको काट कर उसके बाद मक्की या सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो फसल है वो लगा देते हैं, जिसकी जो टाइमिंग है नियर अबाउट 60 डेज, यानी 2 मंथ के अंदर ये जो फसल है वो तैयार हो जाती है। आफ्टर दिस अ क्रॉप ऑफ राइस इज़ शोन विच इज़ हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर। तो इसके बाद क्या है, 2 महीने के बाद मेज़ या सनफ्लावर की जो क्रॉप है वो लेने के बाद, उसको काटने के बाद क्या है, राइस की जो फसल है वो लगा दी जाती है। तो उसको तैयार होने के लिए, उसकी कटिंग के लिए वो क्या है, सितंबर अक्टूबर के अंदर उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, यानी उसकी कटाई हो जाती है, उसको खेतों से काट लिया जाता है। इन विंटर सीजन रबी क्रॉप सच एज व्हीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा आर सोन। तो उसके बाद जो विंटर सीजन के अंदर क्या है, कणक वगैरह जो रबी की फसलें हैं, व्हीट, बार्ले, ग्राम वगैरह, वो किया है
वो शो कर दिए जाते हैं, यानी बीज दिए जाते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग शुगर केन एंड सीजनल वेजिटेबल्स। तो उसके साथ ही बहुत सारे हिस्से के ऊपर क्या है, शुगर केन को लगाया जाता है और सीजनल वेजिटेबल्स को, सब्जियों को लगाया जाता है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो एक अर्थ के टुकड़े के ऊपर एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा फसलों को लगाना एक साल के अंदर या एक टाइम के अंदर कई फसलें लगाना क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है इसको। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। तो इससे क्या है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। सेम टाइम के अंदर एक फसल काटने के बाद दूसरी फसल की तैयारी शुरू हो जाती है। दिस इज़ पॉसिबल बाय इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स, कंटिन्यूस पावर सप्लाई एंड being provided to the farmers. A small water canals also passes by the villages which provides water for agriculture. तो ये सारी की सारी उसी टाइम पॉसिबल हो जाता है अगर किसानों को, फार्मर्स को ये सभी की सभी जो सहूलतें हैं वो मिलती हैं, ठीक है। उनके पास बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत होती है, उनके पास वाटर की सहूलत होती है। तो उनके पास हर चीज़ जब मौजूद होती है तो क्या है, उनकी जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर की, तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जाती है।